हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। चलिए दोबारा से हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें व्याख्या से संबंधित आपको बताया था कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्याख्या नहीं आती है, कई बार आ भी जाता है, तो इसलिए व्याख्या से संबंधित जो हमें लगा कि तीनों चैप्टर में से आ सकती है वो आपको बताई गई हैं। अब चलिए क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो पहली यूनिट है जहाज का पंछी, यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर जहाज के पंछी की समीक्षा कीजिए। अब एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था यहीं पर चैनल पर, तो कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने तत्व लिख लिए और सिर्फ तत्वों के बारे में बता दिया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तत्व तो लेने हैं लेकिन हमें जहाज के पंछी की जो स्टोरी है, जो उसका कथानक है, जो उसके पात्र चरित्रण हैं, जो उसके संवाद हैं, हमें जहाज के पंछी के उसमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जहाँ पर भी अगर पर्टिकुलर आता ऐसे कि उपन्यास के कितने तत्व हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, तब तो आप सिर्फ उसी के बारे में बताते। अब हमें कथानक किसका बताना है, हमें कथानक बताना है जहाज के पंछी का। ठीक है, हमें संवाद किसके बारे में बताने हैं, हमें जहाज के पंछी के बताने हैं। तो आपको इसको आधार बनाकर आंसर देना होगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलर सिर्फ यही है तत्व, तब आप कथानक के बारे में बताओगे कि कोई भी उपन्यास होता है, नाटक होता है, तो उसमें इस प्रकार से कथानक होता है, वह पूरी स्टोरी होती है। हमें वहाँ पर जो पूरा लिखना होता है कि कथानक में हम पूरा शुरू से लेकर आखिर तक के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जब दूसरा हेडिंग लेंगे संवाद, कि जब हम कोई नाटक या उपन्यास लिखते हैं तो उसमें संवाद भी डाले जाते हैं, कथोपकथन भी डाले जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जब पूछा जाएगा कि जहाज के पंछी या इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर हो सकता है, नाटक भी हो सकता है क्योंकि सभी के सेम होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप जो है जहाज के पंछी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गई होगी ये बात। और क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है तत्वों के आधार पर, या फिर ऐसे भी आ सकता है तात्विक समीक्षा कीजिए, दोनों की एक ही बात है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना, जहाज के पंछी उपन्यास, तात्विक समीक्षा, शीर्षक, कथानक, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। उसके बाद दूसरा हेडिंग पात्र और चरित्रण, फिर उसके बाद है आपका कथोपकथन अथवा संवाद, फिर इसके बाद है आपका देश काल और वातावरण। 2 से 5 भी अगर आपको डायलॉग याद है तो आप वहाँ पर डाल सकते हो। फिर है आपकी भाषा शैली, उसके बाद आपका नेक्स्ट है उद्देश्य। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कुछ हेडिंग डालकर इसका आंसर अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं जहाज के पंछी में नायक की चारित्रिक विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन भी आपका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका यहाँ पर हम देख रहे हैं, चलिए इसमें 10 हेडिंग है, 11, 12, फिर इसके बाद आपका हेडिंग है बौद्धिक, फिर आ चुके हैं बांसुरी बजती रहे। बांसुरी बजती रहे में श्रेणी का आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, श्रेणी का जो है करैक्टर आपका ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। बीजानंद का भी करिएगा, दोनों के ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों की ही तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से इन दोनों से आपका बन सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, 2 पर के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। हेडिंग देख लीजिए क्या क्या है, सच्ची प्रेमिका है, चुलबुली है, रहस्यमयी है, आदर्श बेटी है, दृढ़ निश्चयी है, फिर इसके बाद अन्याय विरोधी है, भावुक है, नारी चेतना का भाव है, श्रेष्ठ स्त्री पात्र है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है नाटक बांसुरी बजती रहे के आधार पर बीजानंद की चारित्रिक विशेषताएं, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि दोनों के ही आपको करने पड़ेंगे। क्या क्या इनके गुण हैं देख लीजिए, नाटक लक्षण कोश के अनुसार ये थोड़ी डेफिनेशन है, इनको तैयार कर लीजिएगा। चारित्रिक विशेषता क्या है, भोला भाला है, और यहाँ पर भावुक एवं संवेदनशील है, फिर है परिश्रमशील है, तभी तो वो नौचंद्री
भैंसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्वप्नजीवी युवक है, हठी है, जो सोचता है वही करता है, संगीत प्रेमी है। शुरू में वो जो है, जो बेधा भाट है, वो अपने संगीत से ही उसको इम्प्रेस करता है। सच्चा प्रेमी है। फिर यहाँ पर है स्वाभिमानी है, शोषक वर्ग का शिकार है। अब शोषक वर्ग का शिकार कैसे कहा गया है? जो यहाँ पर बेधा भाट होता है वो उसके यहाँ जॉब करता है, बीजानंद। तो कहीं ना कहीं किसने शोषण किया उसका शोषण किया बेधा भाट ने। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो शोषक वर्ग कौन हुआ इसमें, जो बेधा भाट है उसको यहाँ पर शोषक वर्ग से संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सच्चा प्रेमी, ये हो चुका है। हाँ, थोड़े से यहाँ पर ये ब्लर आ रहा है लेकिन दिखाई दे रहा होगा सबको। प्राचीन प्रेम कथा की वाणी है, युगीन विसंगतों का चित्रण है, रूढ़िवादिता का विरोध है, प्रेम के सार्थक स्वरूप का निदर्शन है। ठीक है, अब आते हैं अग्निसार महाकाव्य की दिशाबद्ध सरबद्ध कथा को संक्षेप में लिखिए। यानी कि जो इसका कथा सार है उसका सारांश आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 दिशाओं को मैं दोबारा से बताऊंगी क्या है, किस तरह से है। वैसे ये जो आपका भी मैंने व्याख्या दी थी उसमें मैंने बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में है, देख लीजिए। प्रथम दिशा ब्रह्मरात्रि है, जिसमें कवि ने अंतर्द्वंद, क्लेश एवं विसंगत से घिरे जीवन की भ्रता और परिणाम दर्शाए हैं। मनु के बारे में यहाँ लिखा गया है। दूसरा है दूसरी दिशा मनवंतर है, मनु के मन में पलते आशा निराश, उन्नति अवनति, आशा अशांति सभी के सूक्ष्म पल को दर्शाया गया है। जैसे कि नाम से भी आपको लग रहा है मनवंतर, यानी कि जो हमारे मन में चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी दिशा उपलब्धि। उपलब्धि क्या है? यह सर्व भौतिकता के प्रति लगाव को दर्शाता है। जब हम अपना एक वेल सेटल हम जीवन जीने लगते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि हम आजकल भौतिकवादिता में, हमारे पास लंबी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास बंगला है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर उपलब्धि को बताया गया है कि जब हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें भौतिकता से जोड़ता है। नेक्स्ट है चौथी दिशा। यहाँ पर चौथी दिशा ईरानगर है। यह सर्ग भौतिकता के प्रति अतिशय लगाव, उन्मुक्त स्वच्छंद यौनाचार, महानगरीय संस्कृति, स्मृति से को परिणाम और समाधान को दर्शाता है। यानी कि जो हमारी इच्छाओं का नगर होता है उसके प्रति जब हम ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं तो हम कुछ इस तरह का करने लगते हैं। पंचम दिशा है श्रद्धा ग्राम। क्या होता है, जो मनु होता है पुनः अपनी पत्नी श्रद्धा को नैसर्गिक छाया में आते हैं, यानी कि प्राकृतिक तथा उसके द्वारा बसाए गए ग्राम और वहाँ की संस्कृति का अवलोकन कर क्या होते हैं, खुशी से वो खुशी का अनुभव करते हैं और शांति का भी अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है षष्ठ दिशा यानी कि छठी दिशा। इसमें क्या है, यायावरी। मनु कहीं ना कहीं एक यायावर ही थे। इस सर्ग में उनको जो है क्या दिखाया गया है, इस सर्ग में मेषपालक दिग्भ्रमति मनु को दिशा निर्देश करता है। यानी कि जो यायावर होता है उसको पता नहीं उसको कहाँ जाना है, बस वो घूमता फिरते रहते हैं। ऐसे हमारे बहुत से साहित्यकार हैं, जैसे कि अज्ञे जी हैं, उनको भी यायावर बोला गया है। राहुल साकृत्यान है, वो कभी रुकते ही नहीं थे एक जगह, वो हमेशा घूमते ही रहते थे। तो घुमक्कड़ जिसको बोल सकते हैं आप। अनुभव को बद्ध करने का मार्ग दिखाया। मनु को श्रद्धा, ईरा था बुद्धि मन का पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि दोनों ही एक बुद्धि की प्रतीक दिखाई है और एक हृदय का प्रतीक दिखाया गया है। तो दोनों का मिलन से ही हम सही दिशा को पा सकते हैं। नेक्स्ट है सप्तम दिशा। सातवीं दिशा 10 द्वार है। इस सर्ग में मनु 10 द्वार अर्थात धर्म के 10 लक्षणों के विषय में अपने पुत्र को व्याख्या करता है। ये 10 के 10 लक्षण आपको पता होने चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। अष्टम दिशा में 8वीं दिशा मनु का पश्चाताप है। इसके सर्ग में मनु की सोच, उसके विधान, उसकी वाणी, अर्थ अनर्थ होकर दर्शाया गया है। नवम है दिशा युग धर्म। इस सर्ग में मनु बहरूपिया दुनिया का राग रग समझने का प्रयास करते हैं। उनकी भावना है सभी सुखी हों। अब देखिए दसम दिशा उसमें नहीं बताई गई थी, यहाँ आपको बताई जा रही है। 10वीं दिशा है चरे वेती अर्थात चलते रहो।
ठीक है, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, इसलिए चलते रहना है। इस सर्ग में मनु अपना सर्वस्व जग को समर्पित कर नए युग नए धर्म की स्थापना का विचार करते हैं और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये 10 दिशाएं कहाँ से शुरू होती है? पहली के पढ़ने से, फिर दोबारा से अपना नया कुछ करने का सोचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम आशा और निराशा से भी जोड़ सकते हैं। आपने कामायनी पढ़ी थी लास्ट ईयर, तो उसमें जो हमारी शुरुआत होती है कामायनी की, वो चिंता से शुरू होती है और फिर लास्ट में आनंद को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जब धीरे धीरे हमारी चिंता से हम धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करते चलते हैं, आनंद में हम लास्ट में हमें जैसे खुशी मिलती है कोई काम करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर मनु को भी दर्शाया गया है कि जब स्टार्टिंग होती है तब वह पढ़ने से होती है और आखिर तक आते आते वो फिर दोबारा से नई संरचना के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अग्निसार काव्य के उद्देश्य क्या रहे हैं? श्याम सिंह के यहाँ पर शासन की सार्थकता, मानवीय कल्याण भावना हो, कि अगर शासन है तो वो इस तरह का हो कि उसमें जो हमारा समाज है उसकी कल्याण की भावना हो। विज्ञान के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं, इसके माध्यम से नैसर्गिक जीवन अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कि जो कृत्रिम हमारा जीवन है, आर्टिफिशियल जो हम लाइफ जीते हैं, हम दिखावा जो करते हैं, उसको हम कम करें। स्वच्छंद यौनाचारों का निषेध किया गया है। कर्म के आधार का वर्गीकरण किया गया है। 10 लक्षण धर्म की स्थापना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया, जैसे कि अभी मैंने कामायनी के बारे में आपसे जिक्र किया था, तो अग्निसार प्रबंध काव्य और कामायनी के मनु में एकता और भिन्नता, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। सैम्पल पेपर सभी के पास है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ रफली कि आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मनु द्वारा दी गई धर्म के 10 द्वारों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। बिल्कुल जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया है, तो उसको देखकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलते हैं आगे। पत्थर और पानी। पत्थर और पानी में क्या है? प्राकृतिक शब्दों को वर्णित करना है। तो इसमें क्या है? पत्थर और पानी यात्रा संस्मरण कृति में चहु और प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखरी हुई है। हरियाली का चित्रण है। जलधारा गोरी के सौंदर्य का चित्रण है। पत्थर और पानी की प्रयुक्त शैली की समीक्षात्मक विवरण क्या है? नेत्र सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। उनकी शैली पर यहाँ प्रकाश डालना है। किस तरह की शैली है उनकी? भाव प्रधान शैली है, जिसमें भावनाएं होती हैं, व्यंग्यात्मक, उनमें व्यंग भी किए गए हैं। उदाहरण शैली है, उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। अलंकृत, अलंकार से संबंधित है। विवरणात्मक, विवरण दिया है। इस प्रकार से फिर निष्कर्ष निकल जाता है। ठीक है, रिपीट हो गया है यहाँ पर। फिर आगे है, यात्रा वृत्त का सामान्य परिचय देते हुए इसकी लोकप्रियता पर प्रकाश डालिए। यानी कि पहले आपको यात्रा वृत्त क्या होता है उसके बारे में बताना है, फिर पत्थर और पानी को एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं द्रुत पाठ की तरफ। जो क्वेश्चंस आपके लिए हर बार यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप मत छोड़ना। जो आपकी 3 यूनिट है उनको तो आप तैयार करेंगे ही बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस शॉर्ट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग भी आ जाता है। तो सुभाष पंत के एक कर्तृत्व कर लीजिए। फिर इसके मुझे लगता है आपके सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप सभी को तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक रोटी की महक है आपका। फिर इसके बाद रोटी की महक कहानी का उद्देश्य कर लीजिए। फिर इसके बाद एक नाम एक विश्वास कहानी का सारांश कर लीजिए। जो सारे क्वेश्चन ये शॉर्ट में हैं, तो एक बार सभी को गो थ्रू कर लेना, कहीं से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक नाम एक विश्वास, नए किस्से का जन्म, फिर मानसी का कथासार संक्षेप में लिखिए। आपको पता है ना मानसी कहानी क्या है? अगर यहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाए और आपको पता है तो आप आंसर आराम से अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5 नंबर का ही आता है। तो अगर आप इसमें 1 से 1.5 पेज भी लिखते हैं तो नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए और देख लेते हैं। पीताम्बर बर्थवाल का यहाँ पर कर्तृत्व है। चंदोला की भाषा शैली है। इसके बाद आपका आत्मकथ्य का भाव शब्दों में लिखे, जो चंदोला की जो कविता है आत्मकथ्य। आधुनिक बोध का लंगड़ी किरण काव्य सौंदर्य कर लीजिए। लंगड़ी किरण का मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय कर लीजिए। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। MCQs में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम छुपन छुपाई क्या है इसको देख लीजिए।
बस इतना ही हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए थे। दोनों वीडियो में मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। टाइम शॉर्ट था इसलिए आपके लिए टाइम निकाल कर बनानी पड़ी वीडियो। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। थोड़ा बहुत आपको अब क्लियर हो जाएगा। कुछ दिशा जो भ्रम थी अब थोड़ी दिशा आपको दिखाई दे गई होगी कि हमें कैसे चलना है और कैसे तैयारी करनी है। तो अब एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी केयर करते हैं। शेयर करने से बढ़ता है ना कि घटता है, ठीक है। तो बढ़ाइए ना कि घटाइए। और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेरीज के साथ हमें फीडबैक भी दिया कीजिए अपना कि आपके एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं। तो चलिए बने रहिए आप भी हिंदी मिनट के साथ।